जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे और बेहतरीन होंगे, अपने पठन पाठन में लगे होंगे। तो जैसा कि हम भाग 5 पढ़ा रहे थे, संघीय कार्यपालिका एवं विधायिका, जिसको संघ के नाम से भी जाना जाता है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल, सारी चीज, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, ये सारे खत्म कर दिए थे। अब कुछ बचा था, जैसे सांसद, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट्री सिस्टम, सांसद। सांसद क्या होता है? सांसद जानने से पहले कुछ ऐसे नियम कानून आपको जानने पड़ेंगे जो आपके क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं। सांसद, सांसद होता क्यों है, सांसद क्या होता है, संसद की जरूरत क्यों पड़ी, ये सारी चीज हम इस क्लास में कवर करेंगे। पहला नंबर, संसद होता क्या है। संसद मान लीजिए कि एक घर है जहाँ पूरे परिवार के लोग बैठते हैं और किसी ऐसे नियम कानून पर बात करते हैं जिसको देश में लागू करना होता है। संसद भवन का निर्माण ही इसलिए किया गया था। संसद भवन का निर्माण 1927 ईस्वी से मतलब बनना स्टार्ट हो गया था, लेकिन बन के स्टार्ट हुआ था 1952 में। 1952 में इसको लागू किया, 1952 से ये चालू हो गया था। संसद भवन जैसे कि हमने कहा कि संसद भवन का निर्माण इसलिए किया गया था ताकि आपका कोई कानून, नियम या विधेयक जब लागू करना होता है, सांसद, सांसद क्या होता है? पार्लियामेंट, पार्लियामेंट, हेलो हेलो, जब किसी विधेयक पर या बिल पर कानून बनाना होता है तो सारे नेता लोग या प्रतिनिधि जिस जगह पे बैठते हैं वो सांसद कहलाते हैं। आर्टिकल 79 के अंतर्गत संसद भवन का निर्माण आर्टिकल 79 बताता है। संसद की भाषा फ्रांस से लिया गया है। जबकि इसकी जननी ब्रिटेन को कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था तो उससे पहले ब्रिटिश सरकार का जब हमारे देश पर नियम कानून या सरकार थी, ताज का शासन जब आया 1853 से, सॉरी 1858 से, जब से ताज का शासन आया हमारे भारत पर, तब वहां से जो नियम कानून बन के आते थे ब्रिटेन से, वो इंडिया पर हावी होते थे और इंडिया पर लागू होते थे। तो जो नियम कानून बनता था वो कहाँ बनता था? ब्रिटेन में। लेकिन वो लागू कहाँ होते थे? भारत पर लागू होते थे, जो ब्रिटेन के अंतर्गत। जैसे कंपनी का अंत होने लगा था, जब ब्रिटिश शासन या ताज का शासन कहा जाने लगा तब से। तो संसद शब्द जो है वो फ्रांस से लिया गया, जबकि इसकी जननी ब्रिटेन को कहा जाता है। मैंने बताया कि इसकी जननी ब्रिटेन क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि ब्रिटेन ही एक ऐसा देश है जहाँ से मतलब बहुत समय पहले से ही संसद का निर्माण किया गया था, जो वहां से नियम कानून बन के अपने इंडिया में आकर के लागू होते थे कि किस तरह से लोगों को शासन करना है, किस तरह से वहाँ के कंपनियों को शासन करना है इंडिया पे, किस तरह से उनको मुनाफा देना है, किस तरह से टैक्स देना है, सारी चीज बताया जाता था। जो वहां से चार्टर एक्ट आता था, पहले चार्टर एक्ट पढ़ाए थे, चार्टर एक्ट 1813, 33, 53, 57। संसद के यहाँ तक समझ गए कि संसद का निर्माण क्यों किया जाता है। आर्टिकल 79 है जो संसद भवन का निर्माण के बारे में बताता है कि एक संसद होने चाहिए हमारे देश में, जहाँ पर ऐसे नियम कानून बनाया जाना चाहिए ताकि किसी देश या किसी राज्य या किसी लोगों पर वो एक अच्छे तरीके से कार्य कर सके और सभी लोगों के बराबर हकदार के लिए ऐसा नियम कानून होना चाहिए, जहाँ राज्य या देश के सभी अलग अलग प्रतिनिधि लोग बैठते हैं। संयुक्त हॉल भी बनाया जाता है, सेंट्रल हॉल भी बनाया जाता है। पहले सेंट्रल हॉल बनाया गया था जिसमें 1000 लोग बैठते थे। अब इसकी जब इसकी 2023 में जब नया संसद भवन का निर्माण किया गया है तो उसमें सेंट्रल हॉल नहीं दिया गया है। डायरेक्ट लोकसभा का और राज्यसभा का गठन किया गया था, लोकसभा का अलग, राज्यसभा का अलग। तो हमने बताया संसद आर्टिकल 79 संसद शब्द फ्रांस से लिया गया, जबकि इसकी जननी ब्रिटेन को कहा जाता है। समझ गए? और संसद के कितने अंग हैं? 3 अंग है। संसद के 3 अंग हैं। पहला है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा,
तीसरा है राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा तो आप समझिए कि इस संसद के दो अंग हैं, जिसमें राज्य के अंतर्गत जितने भी ऐसे एमपीज होते हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के सदस्य होते हैं, जो सांसद होते हैं, वो बैठते हैं राज्यसभा के अंतर्गत। लोकसभा जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव, जो लोकसभा के अंतर्गत आते हैं, वो सारे लोकसभा में बैठते हैं। और तीसरा है राष्ट्रपति। सर राष्ट्रपति तो ये दोनों का भाग नहीं होता है, राष्ट्रपति तो न लोकसभा के सदस्य होते हैं न राज्यसभा के सदस्य होते हैं। तो फिर राष्ट्रपति का निर्वाचन क्यों किया जाता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन इसलिए किया जाता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन है संसद के इनके 3 अंग के अंतर्गत राष्ट्रपति का इसलिए दिया गया, प्रधानमंत्री का न देकर के राष्ट्रपति को इसलिए दिया गया क्योंकि जो भी नियम कानून इससे पारित होकर के फिर इसमें जाता है, इससे भी पारित होकर के तब राष्ट्रपति का सिग्नेचर होता है, तब विधेयक देश में पारित होता है। इसलिए राष्ट्रपति को भी संसद के तीसरे अंग के अंतर्गत रखा गया। प्रधानमंत्री का सिग्नेचर नहीं होता है, इसलिए प्रधानमंत्री को नहीं रखा जाता है। कोई भी विधेयक पारित होने के लिए इस 3 चीज की जरूरत पड़ती है, पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बिना कोई भी विधेयक कानून पारित नहीं होता। अगर थर्ड टाइम जाकर के राष्ट्रपति के पास भी अगर ये बोलें कि ये कानून लागू नहीं होना चाहिए तो लागू नहीं होता। जैसे हमने आपको बताया था कि डाक संशोधन अधिनियम जो ज्ञानी जैल सिंह के समय आया था, जो वीटो पावर लगाया गया था, जो राष्ट्रपति से ने अपने जेबी में डाल लिए थे और बोले थे ये नियम कानून देश पर लागू नहीं होना चाहिए, तो आज तक वो देश पे लागू नहीं हुआ। ठीक, तीनों चीज हम देखें। अब इससे आगे पढ़ते हैं कि नया संसद भवन और पुराने संसद भवन में अंतर क्या है। संसद लिखना, यहाँ पे लिखना, पुराना और नया। पहला लिखना कि पुराना संसद भवन का निर्माण कब से स्टार्ट हुआ था? 1927 से। 1927 से बनना स्टार्ट हुआ था। और कब बन के तैयार हो गया था? 1952। और 1952 से संसद भवन का निर्माण कर दिया गया था। और ये कब लागू हुआ नया संसद भवन? ये हुआ था 28 मई 2023 को। 28 मई 2023 को, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। जो पहले संसद भवन का निर्माण किया गया था उनमें लोकसभा के सदस्य कितने थे? 543। और जितने लोकसभा के सदस्य थे उतने ही सीट का की दिया गया था संसद भवन जब बनाया गया था। तो 543, तो 543 सीट प्रतिनिधि थे, तो 543 लोकसभा के सीट ही का निर्माण किया गया था। और अब कितने किए गए हैं? 888। दूसरा था राज्यसभा। राज्यसभा पहले कितने थे? 250। अब कितने हैं? 384। ये 384 प्रतिनिधि नहीं है, 384 सीट हैं जो नया संसद भवन के अंतर्गत बनाया गया है। जिसमें से 238 क्षेत्र के होते हैं प्लस 12 जो होते हैं वो मनोनीत सदस्य होते हैं। मनोनीत सदस्य अभी वर्तमान में कितने हैं? 245। 245 से 5 जो है वो पीओके के कारण उसको निरस्त कर दिया गया, 245 ही है। जिसमें से 233 जो है वो क्षेत्र के हैं और प्लस 12 मनोनीत है। 233 में से 8 जो है वो कितने? 8 225 सॉरी यहाँ दिख नहीं रहा होगा। 233 में से 225 जो है वो क्षेत्र के हैं, मीन्स राज्य के, और 8 जो है वो केंद्र शासित प्रदेश के हैं। क्या सारे केंद्र शासित प्रदेश में राज्यसभा सीट दिया गया है? नहीं। क्यों नहीं दिया है? क्योंकि राज्यसभा का सीट का निर्माण किया जाता है
किसके आधार पे राज्यसभा सीट का निर्माण किया जाता है? एक सेकंड दोस्तों, राज्यसभा सीट का निर्माण किया जाता है उनके जनसंख्या के आधार पर। जो जिस समय हमारे 1952 में संसद भवन का निर्माण किया गया था, तो उस वक्त ही देखा गया था कि कितने लोग हैं, जिस 10 लाख के आधार पर एक सीट का आवंटन किया गया था। और उसके बाद क्या हुआ कि अब जो 1976 में जब संशोधन किया गया था, तो उस वक्त बोल दिया गया था कि 1976 में जब संशोधन, तो उस समय बोल दिया था कि 2026 तक जितने भी जो कैंडिडेट खड़े होंगे वो सिर्फ और सिर्फ 1976 के आधार पर किए जाएंगे, मीन्स 10 लाख पे। अब जनसंख्या बढ़ गई है, 1.25 करोड़ जो थे 2011 की जनगणना के अनुसार, अब उसको फिर जनगणना होगी तो वो चेंज हो जाएगा। तो फिर मामूली सी बात है क्योंकि सीट बढ़ेगा तो इसलिए पहले ही सोच समझ करके इसका निर्माण किया गया था 288 और 384, ताकि आगे समय में जब सीट का बढ़ाया जाएगा या किसी देश में या किसी राज्य से सीट बढ़ेगा तो वो इस पे एग्जैक्ट हो जाए या इस पे शिफ्ट हो जाए। समझ गए? 225 राज्य में 8 केंद्र शासित प्रदेश में, जिसमें दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी, ये 3 में राज्यसभा है, बाकी बात 5 में नहीं, क्योंकि वहां उतनी जनसंख्या नहीं, इसी कारण वहां की राज्यसभा सीट का निर्माण नहीं किया जाता। समझ गए यहाँ तक पुराना और नया में क्या अंतर था? पहले संसद का क्या नाम हुआ करता था? पहले हुआ था मेंबर ऑफ काउंसिल, मेंबर ऑफ काउंसिल। 1954 में इसका नाम बदल के संसद कर दिया गया था, संसद भवन कर दिया गया। और आर्टिकल 79 संसद के बारे में बताता है, आर्टिकल 80 राज्यसभा के बारे में बताता है। आर्टिकल 80 की लिखना है यहाँ राज्यसभा। राज्यसभा आर्टिकल हमने कितने बताया? आर्टिकल 80। अब राज्यसभा के प्रतिनिधि के बारे में बात करते हैं कि राज्यसभा के प्रतिनिधि किस तरह से चुने जाएंगे। राज्यों का प्रतिनिधित्व इनका चुनाव एकल संक्रमणीय, जिस तरह से राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का इलेक्शन होता है उसी तरह इनका भी इलेक्शन होता है, संक्रमणीय पद्धति के द्वारा किया जाता है। और अनुपातिक पद्धति द्वारा। आपको पता है कि राज्यसभा का जो सीट का इनका इलेक्शन नहीं किया जाता, इनका इलेक्शन नहीं होता है, ये अप्रत्यक्ष इलेक्शन होता है, अप्रत्यक्ष इलेक्शन होता है, चुनाव कराया जाता है। इसमें डायरेक्ट कैंडिडेट भाग नहीं लेते हैं, जो यहाँ डायरेक्ट कैंडिडेट भाग लेते हैं, लेकिन यहाँ के लोग, जनता इससे भाग नहीं लेते हैं। जनता के द्वारा जिताया हुआ कैंडिडेट ही इसमें राज्यसभा में कैंडिडेट के भाग लेते हैं इलेक्शन में।
इनमें राज्यों का प्रतिनिधि इनका इनकी संख्या जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। अगर आपसे हम क्वेश्चन पूछे कि इनकी संख्या जब जनसंख्या के आधार पर किया जाता है तो बहुत सारे राज्य में बहुत से अलग अलग सारी चीजें होंगी, क्योंकि सारे स्टेट जब हमारे देश में भारत जैसे देश में 28 राज्य हैं, तो सारे देश का जनसंख्या अलग अलग होंगे, इसलिए सारे देश का राज्यसभा सीट भी अलग अलग होता है। जहाँ त्रिपुरा ऐसे राज्य में एक राज्यसभा सीट है, वहीं यूपी जैसे राज्यसभा में 31 सीट है, बिहार में 16 है, बहुत सारे ऐसे राज्यसभा सीट है जहाँ अलग अलग है। दिल्ली में 3 है। इनकी जनसंख्या अलग अलग किया जाता है। जम्मू कश्मीर में 4 है, 4 3 7 और एक पुडुचेरी 8, संघ राज्य क्षेत्र में 8 है, और बिहार में सबसे ज्यादा यूपी में 31 और बिहार में 16। यूपी 31, बिहार 16, दिल्ली 4, दिल्ली 3, हाँ दिल्ली 3, जम्मू कश्मीर 4, त्रिपुरा 1, पुडुचेरी 4 3 7, पुडुचेरी 1। 5 ऐसे जहां 5 ये हो गए, 3 ये हो गए, 5 ऐसे संघ है जहां जनसंख्या कम होने के कारण वहां राज्यसभा सीट कर नहीं दिया गया है। और जब यहाँ पे भी जनसंख्या अधिक हो जाएंगी, चंडीगढ़ या लद्दाख जैसे ऐसे क्षेत्रों में, लद्दाख जैसे ऐसे क्षेत्रों में अगर जनसंख्या वहां भी हो जाएगा तो वहां भी राज्यसभा सीट का गठन कर दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी नहीं। नोट करिएगा। पहला था राज्य का प्रतिनिधित्व और दूसरा था कि इसे संघ राज्य क्षेत्र का प्रतिनिधित्व। यहाँ लिख देना संघ राज्य क्षेत्र का प्रतिनिधित्व। प्रतिनिधित्व तीसरा है मनोनीत सदस्य। मनोनीत सदस्य क्या होते हैं? हमने आपको पहले बोला कि राज्यसभा में 250 सीट है, जिसमें से 238 जो राज्य से चुने जाते हैं और संघ से चुने जाते हैं, संघ और राज्य दोनों से, प्लस 12 जो मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, जिसको कला, साहित्य, विज्ञान के अंतर्गत चुना जाता है। विज्ञान में अधिक प्रभावशाली होने के कारण चुना जाता है। तो चलिए यहाँ लिखते हैं कि मनोनीत सदस्य क्या होते हैं। 12 ऐसे सदस्य को मनोनीत किया जाता है जो कला, साहित्य, विज्ञान आदि में अधिक प्रभावशाली या योगदान दिए हो।
तो सर इसका इसका गठन क्यों किया था? 12 ऐसे सदस्य को क्यों जरूरत पड़ी कि इनको मनोनीत किया जाता है? इसलिए जरूरत पड़ी कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने इलेक्शन न लड़ते हुए भी अपना सारा काम काज, सारे कार्य, अपनी जिंदगी के जितने भी कार्य हुए वो सारे देश के प्रति लगा दिए। कला जो देश के प्रति, विज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में अधिक प्रभावशाली हो, क्योंकि उनको उतना टाइम नहीं मिला कि हम इलेक्शन में लड़ाई करें। तो वो पढ़े लिखे व्यक्ति, इनको बूढ़े का भी सदन कहा जाता है क्योंकि वो उच्च सदन होते हैं, इनको कभी भंग नहीं किया जाता। ये एक्ट हम पढ़ाएंगे कि इनको भंग क्यों नहीं किया जाता, भंग नहीं होता, इनकी कार्यकाल क्या क्या है, सारी चीजें बताएंगे। लेकिन हमने कहा कि विज्ञान कला आदि के क्षेत्र में ही क्यों, क्योंकि ये अपनी जिंदगी का सारे जो जीवन का जितना भी व्यक्ति हुआ या जितनी भी उम्र हुई वो सारे अपने देश के प्रति लगा दी। तो देश का भी ये कर्तव्य जरूर बनता है कि कुछ ऐसे लोगों को भी अपने सरकार के अंतर्गत भाग लेने का मौका दे जो अपने देश के लिए कार्य करे और कुछ ऐसा अच्छा सोचे अपने देश के प्रति। समझ गए? इसलिए 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखना, यह हो गया तीनों मनोनीत सदस्य। इसके बाद लिखना राज्यसभा बनने की योग्यता। योग्यता क्या क्या होना चाहिए? पहला तो वो भारत का नागरिक हो, एक चीज और कि भारत में क्या है, जनसंख्या के आधार पर सीटों का आवंटन किया जाता है, लेकिन अमेरिका जैसे ऐसे राज्य में वहाँ जनसंख्या के आधार पर नहीं किया जाता। वहाँ 100 सीट अगर निर्धारित किया गया है तो प्रत्येक राज्य को 2-2 सीट निर्धारित किया गया कि प्रत्येक राज्य को 2-2 सीट मिलेगा। लेकिन भारत में ऐसा नहीं, भारत में जितने भी राज्य हैं सारे राज्यों का अलग अलग सीट का प्रदान किया गया, अलग अलग जनसंख्या के आधार पर। लेकिन अमेरिका में ऐसे नहीं। अमेरिका में अधिक राज्य में 2 ही आदमी क्यों नहीं होंगे तो वो भी वहाँ 2 ही राज्यसभा का सीट प्रदान किया जाएगा। भारत में ऐसा नहीं। वो भारत का नागरिक हो। दूसरा है 30 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, पूरा कर चुका हो। तीसरा पागल या दिवालिया ना हो। दिवालिया का मीन्स कि बैंक करप्ट ना हो। मीन्स ये नहीं कि विजय माल्या व्यक्ति बैंक में लोन लेकर के वो भाग गए होंगे या फोन नहीं उठाते हो या किसी ऐसे देश में निवास कर रहे हैं जहां वो भारत के नागरिक है लेकिन बैंक से लोन लेकर के, या बैंक करप्ट मीन्स कि उनके पास कुछ पैसा ही ना हो। और चौथा है कि किसी लाभ के पद पे ना हो। किसी लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद से हमने आपको समझाया था कि लाभ का पद कोई भी नेता लाभ का पद नहीं कहता, क्योंकि वो जनता का सेवक है, वो जनता के लिए कार्य करते हैं। भले ही वो सरकार से पैसा उठा करके फंड पास करके पैसा अपना जेबी में रख लेते हैं, लेकिन वो जनता के सेवक है संविधान के अनुसार। हालांकि ऐसा होता नहीं है कोई जनता के सेवक है, जनता वो खुद मालिक हो जाता है और जनता सेवक हो जाता है। लेकिन इलेक्शन के टाइम में जनता वो खुद सेवक हो जाते हैं, जनता मालिक हो जाते हैं। तो लोगों का अपनी नजरिया की बात है, हमको तो पढ़ना है पढ़ाना है। अब कुछ पॉइंट नोट करते हैं कि पहला कि राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। राज्यसभा को उच्च सदन क्यों कहते हैं? क्योंकि कोई भी बिल लोकसभा में पारित होता है तो उसके बाद राज्यसभा में जाता है, और लोकसभा में इलेक्शन लड़ने के लिए मैक्सिमम मिनिमम एज कितनी है? 25 ईयर, और इसमें कितना है? 30। तो हमने क्या क्वेश्चन ये है कि कोई लोकसभा का कैंडिडेट अगर 25 वर्ष के एज में वो लोकसभा कैंडिडेट बन जाता है तो क्या उसकी एज 30 वर्ष अगर नहीं है तो क्या वो राज्यसभा कैंडिडेट बनेगा? नहीं बने। क्यों नहीं बने? क्योंकि यहाँ 30 वर्ष की आयु बोल रहा है पूरा कर चुका हो।
मीन्स यहाँ लोकसभा के सदस्य होते हुए भी आप राज्यसभा के कैंडिडेट नहीं हो सकते। राज्यसभा को उच्च सदन भी कहते हैं। दूसरा है राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा की कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? जैसे लोकसभा कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, राज्यसभा कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? हमने उससे पहले आपको लिख दिया कि राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। तो आपसे पूछ रहे हैं कि राज्यसभा कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता है, इसे भंग ही नहीं किया जा सकता, ये कभी भंग नहीं होता। लोकसभा भंग हो जाते हैं लेकिन राज्यसभा कभी भंग नहीं होते। तीसरा है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। समझ गए? राज्यसभा के कार्यकाल भंग नहीं किया जा सकता, राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, जैसे लोकसभा कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। अब प्रत्येक 2 वर्षों में 1/3 कैंडिडेट को हटाए हुए चले जाते हैं, प्रत्येक 2 वर्षों में। चौथा है राज्यसभा शिक्षित तथा बूढ़ों का सदन कहते हैं। क्योंकि शिक्षित वो लोग होंगे क्योंकि इसमें 12 लोगों को मनोनीत किया जाता है, वो राज्यसभा के द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो ये तो अपने क्षेत्र में पूरे तरह से ये परिपूर्ण है, तब तो ये यहाँ कार्य कर रहे हैं। राज्यसभा में राज्यसभा में जो राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किया जाता है, मनोनीत जो सदस्य होते हैं, तो वही कह रहा है कि यहाँ शिक्षित लोग, तो ये लोग तो शिक्षित हैं, अपने देश के प्रति कार्य किए हैं। और बूढ़े इसलिए कहा जाता है क्योंकि 30 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, और लोकसभा का कैंडिडेट बनने के बाद ही तो आप राज्यसभा कैंडिडेट बनिएगा, इसलिए इनको बूढ़े का सदन कहा जाता है। क्योंकि इसमें एज बहुत ज्यादा 30-40 वर्ष के, 40 वर्ष से अधिकतर ज्यादा का ही कैंडिडेट रहते हैं। राज्यसभा का इलेक्शन जो होता है अनुपातिक पद्धति द्वारा किया जाता है, एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा। अब है कि राज्यसभा की शक्तियां क्या है और राज्यसभा की कमजोरी क्या है, तब तक ये नोट करेंगे। राज्यसभा की विशेष शक्तियां, हमने जब आपको उपराष्ट्रपति पढ़ाया था तो उसमें हमने बताया था कि राज्यसभा उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा के सभापति होते हैं। तो यहाँ वही शक्ति है एक कि उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया राज्यसभा से ही स्टार्ट हो जाती है। उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया राज्यसभा से ही स्टार्ट हो जाती है, से ही चालू हो जाती है। समझ गए? यहाँ पे दूसरा लिखना कि जब राज्यसभा को तो कभी भंग नहीं किया जाता, लोकसभा भंग हो जाता है, तो कुछ ऐसे नियम कानून होते हैं जैसे इमरजेंसी के टाइम पे या आपातकाल देश पर लगाना हो या किसी राज्य पर राष्ट्रपति शासन लागू करना हो, तो कुछ ऐसे नियम कानून बनाना जरूरी होता है। तो कुछ नियम आपात के समय जो भी नियम कानून बनते हैं वो राज्यसभा से बन जाएंगे। आपात के समय कानून राज्यसभा के द्वारा भी बनाया जा सकता है। आपात के समय कानून राज्यसभा के द्वारा
बनाया जा सकता है। बट लेकिन जब इमरजेंसी हो, आपातकालीन स्थिति हो, तब राज्यसभा की ये दो शक्तियां हैं। सॉरी दोस्तों, लाइन कट गया। अब एक चीज बताया कि राष्ट्रपति की विशेष शक्तियां था और राष्ट्रपति की जो बताया कमजोरी क्या था, तो वो हम थोड़ा सा ही टॉपिक है, लोकसभा जब पढ़ेंगे तो उसमें खत्म कर देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।